एथिक्स है इंडिविजुअल लेवल, क्या वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, बिलीव्स और क्या रोल्स हैं, ठीक है, ये सब बताया गया है। वैल्यूज़ रेफर टू द इंपॉर्टेंट एंड एंड्योरिंग बिलीफ ऑफ प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच इंडिविजुअल मेक जजमेंट्स लाइफ। मतलब किसी की भी जो वैल्यूज़ होते हैं, क्या आदर्श जो होते हैं, वो इंडिविजुअल के बिलीफ्स जो होते हैं, जो उसने बचपन से चीज़ें एक्सपीरियंस करी होती हैं, उन पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से वो अपने जजमेंट भी लाइफ में लेता है। इसीलिए सबके एक्शंस जो होते हैं वो उसकी वैल्यूज़ के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं रास्ते में एक्सीडेंट देखते हो, तो कोई होगा जो उसको छोड़ के चला जाएगा, मतलब देखा आगे बढ़ गया, कोई होगा जो रुक कर जहाँ देखेगा क्या हो रहा है, और कोई होगा जो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, कोई होगा जो जो उसको मार के गया है, टक्कर मार के गया है एक्सीडेंट वाले को, उसको जाके आगे पकड़ेगा। तो सबका रिस्पॉन्स अलग अलग है, ये आपकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है वैल्यूज़ आपके एक्सपीरियंसेस से आते हैं और वो आपके इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। ये पर्सनल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। वैल्यूज़ जो है बेसिकली वही डिसाइड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में किस तरह रिस्पॉन्स करेगा और उसकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या होंगी, ये सब उसकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। एथिक्स या वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है? एथिक्स बेसिकली आपको एक तरह से गाइडलाइंस होते हैं आपके ओवरऑल मोरालिटी को कंडक्ट करने के लिए। वैल्यू वो प्रिंसिपल और आइडियल्स होते हैं जो आपके जजमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स एक तरह से मॉरल प्रिंसिपल का एक सिस्टम है। वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब थिंकिंग को चालू करते हैं एक तरह से। वैल्यूज़ जो हैं वो आपके इमोशनल और स्टेट ऑफ माइंड को भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए वैल्यूज़ जो है मोटिवेटर की तरह भी काम करते हैं, जबकि एथिक्स जो है वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन ही फॉलो करते हैं, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप ये देख लीजिए, ये चैप्टर का नाम है जेआईबी पेपर 2, मॉड्यूल डी चल रहा है, एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं, एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि आप ये डिस्क्लेमर पॉज करके वीडियो देख लीजिए कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। एथिक्स जो है वो कंसिस्टेंट होते हैं। वैल्यूज़ जो होती हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। एथिक्स सबके लिए एक बराबर होगी, लेकिन वैल्यूज़ हर व्यक्ति की इंडिविजुअल अलग अलग होती हैं। वैल्यूज़ बताती हैं कि हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, हालांकि एथिक्स ये बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। भाई हमको अचीव करना, सपोज हमें अरबपति बनना है, ठीक है, लेकिन उस एथिक्स से बताएगा कि वो अरबपति बनना कितना सही है गलत है, या उस सही रास्ते से ही बनना है, ये एथिक्स डिसाइड करेगा, ठीक है। एथिक्स डिटरमाइन करता है कि किस एक्सटेंट तक कोई भी ऑप्शन सही या गलत हो सकता है। वैल्यूज़ बस अपनी प्रायोरिटी सेट करता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो बनना है, बस वैल्यूज़ का इतना है। एथिक्स बताएगा कि नहीं वो रास्ता गलत है, उसको लेकर करोड़पति बनाओ, दूसरे रास्ते से बनाओ, तो ऑप्शंस में सही और गलत बताता है। नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स एक तरह से ओवरऑल हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे आपने सोसाइटल नॉर्म्स सुना होगा। नॉर्म्स कहीं लिखी पढ़ी नहीं होती, कोई गाइडलाइन नहीं होती है, कोई बस ये होती हैं। मतलब ये समझ लीजिए सोसाइटी में फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये माना जाता है कि बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, कहीं लिखा नहीं है बट ये आपने माना हुआ है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी की नॉर्म्स हैं। ये माना जाता है कोई बुजुर्ग आता है तो आपने सीट छोड़ दो कि सर आप बैठ जाइए, मैं आप बस में खड़े हो जाए कि उसको बैठा दिया, तो ये नॉर्म्स हैं, सोसाइटल नॉर्म्स है। ऐसा लिखा नहीं कि आपको बुजुर्ग के लिए सीट छोड़नी है, बट आप आउट ऑफ योर, मतलब ये आपकी नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में सेट है तो आप वो ऐसा कर लेते हो, ठीक है। नॉर्म्स बेसिकली इनफॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो कि आपके बिहेवियर एक्शन को इंपैक्ट करती हैं। फिर बिलीव्स क्या हैं? बिलीव इज द एथिकल कोड आर स्टैंडर्ड ऑफ थॉट। मतलब बिलीव बेसिकली आपका जो भी एथिकली थॉट प्रोसेस है वो आपके बिलीव्स हैं। बिलीफ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। रोल, नॉर्म्स, बिलीफ्स एंड वैल्यू इन जजमेंट। अ कॉर्पोरेट कल्चर इज सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ्स और नॉर्म। कोई भी कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है वो ओवरऑल वैल्यू, बिलीफ्स, नॉर्म्स इन सबको देखते हुए बनाया जाता है और उसी हिसाब से जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स अप्लाई करी जाती हैं जो कि इंप्लॉय ऑर्गेनाइजेशन आपस में शेयर करते हैं। कोर वैल्यूज़ का क्या मतलब है? कोर वैल्यूज़ किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक फंडामेंटल जो बिलीफ्स हैं, जो विश्वास हैं, वो होते हैं, ठीक है। बिलो मेंशन द फ्यू ऑफ द कोर वैल्यू। कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं वो क्या क्या कोर वैल्यूज प्रैक्टिस करती हैं बताया गया है। एक तो कस्टमर सर्विस उनकी कोर वैल्यू होती है, एम्प्लॉय की केयर करना, क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड करना, एथिक्स को मेंटेन करना, इंटीग्रिटी को, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इनोवेशन में ध्यान देना, फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ फॉर्च्यून 500 की कोर वैल्यूज हैं, ठीक है। मोरालिटी एंड पर्सनल वैल्यूज। मोरालिटी क्या होता है? मोरालिटी किसी व्यक्ति के एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये एक तरह से हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल यूनिक होते हैं उसकी पर्सनैलिटी और उसके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। पर्सनल वैल्यूज क्या है? पर्सनल वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम है जो कि एक फिंगरप्रिंट की तरह हर एक व्यक्ति का अपना अपना है कि उसके जैसे एक्सपीरियंस है वैसे वो रिएक्ट करता है। पर्सनल वैल्यू बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 तरह के पर्पस को सर्व करता है। ये वैल्यू एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर डिसाइड करता है, डिसीजन मेकिंग की गाइडलाइंस को बताता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करता है उसमें हेल्प करता है, ये थॉट और एक्शन में प्रोवाइड करता है, वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये ओवरऑल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के ऊपर उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालता है। पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स, इंडिविजुअल इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसमें पहला पॉइंट है पर्सनल एथिक्स। पर्सनल एथिक्स एक कैटेगरी ऑफ फिलॉसफी बताया गया है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की बिलीफ, उसकी मॉरलिटी और राइट और रॉन्ग की चीज़ को बताता है। बिजनेस एथिक्स बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसी या प्रैक्टिस है उसको अप्लाई करने के लिए वो कितना सही कितना गलत है, वो बिजनेस एथिक्स का एक पार्ट है। कुछ इशूज़ ऐसे होते हैं जो कि एथिक्स का डिस्कशन करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, या इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, या ब्राइबरी हो गया, या भेदभाव हो गया, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व समाज के प्रति हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी नहीं बट आपने मान ली। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई फीमेल कलीग है, आपको लग रहा है कि आज ऑफिस से निकलने में लेट हो गया है, तो आपको लग रहा है कि उसके आज के पास कोई जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं, तो आप सोचते हो कि उसको ड्रॉप कर दें, या कुछ नहीं तो उसको उसका तो उसकी कैब नहीं आई तब तक आप उसका वेट कर लेते हो, ठीक है, कैब आ जाए वो सेफली घर चले जाए, तो दैट इज फिनिशिंग। आपने मतलब मान लिया, वो है नहीं आपके स्मॉल बट आपने उसको कंसीडर कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एथिक्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स। एथिक्स जो है वो बेसिकली डिलेमास को राइज करते हैं और हर एक सिचुएशन में क्या क्लैशेस होते हैं वो बताया गया है। इंडिविजुअल एथिक्स में क्लैश विद द ग्रुप एथिक्स, मतलब आपके इंडिविजुअल जो एथिक्स हैं वो हो सकता है आपके ग्रुप के एथिक्स से अलग हो जाए, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कहेंगे भाई ये फैक्ट्री सेटअप करनी है, सारे गरीबों को यहाँ से हटा दो, ठीक है, वहीं आपका इंडिविजुअल बिलीफ है कि नहीं हम गरीबों को नहीं हटा सकते, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो आप उसके आपके ग्रुप या कॉर्पोरेट के एथिक्स से आपके एथिक्स अलग हो गए थोड़े से। इन सम केसेस एम्प्लॉयज में बी टॉट टू इग्नोर एन इशू व्हेन विच ही और शी थिंक इज एथिकल। कभी कभी ऐसे, जैसे मैंने फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट कहेगा आपसे, कंपनी कह रही है कि आपने इन इश्यूज को ये अनएथिकल है बट आपको करना है, बट आप उसमें रेडी नहीं हो क्योंकि वो अनएथिकल है, आपकी इंटरनल आपको आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही उसके लिए, ठीक है। इंडिविजुअल इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटीग्रिटी जो है बेसिकली आपके कोड ऑफ वैल्यूज को इनहेरेंट एडहेयर करती है, उसके हिसाब से चलती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं उसके प्रति आप सत्य ट्रू रहते हैं, ट्रू टू योर वैल्यूज रहते हैं और अपने कमिटमेंट को निभाते हैं, चाहे वो कमिटमेंट आपने स्वयं से ही क्यों ना किया हो, चाहे किसी और से किया हो। वाई इज इंपॉर्टेंट टू रिस्टोर इंटीग्रिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली मॉरल, लीगल या मेंटल अकाउंटेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है। एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसका मतलब होता है किसी पर्सनल सिचुएशन के लिए व्यक्ति उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है, अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेता है। गोल्डन रूल का क्या मतलब है? गोल्डन रूल का मतलब यह है भैया कि जैसा आपको अपने साथ व्यवहार पसंद है वैसा ही आप दूसरे के साथ करिए, जैसा आप अपने साथ होता हुआ नहीं देख सकते वैसा आप दूसरे के साथ मत करिए। यही सब बातें गोल्डन रूल की बात है, ठीक है, ये कहा गया। और किसी दूसरे के साथ आपको, अगर आप अपने ऊपर वो हार्म नहीं बर्दाश्त करते तो दूसरे के साथ भी वो हार्म मत पहुंचाइए, ठीक। और आप नहीं चाहते कोई आपको ऐसे डील करे तो आप दूसरे को वैसे डील मत करिए, मतलब जैसे को तैसा वाली बात कही गई है। एथिकल रीजनिंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। जनरल पर्पस क्या? फर्स्टली इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू डिटरमाइन द एथिकल गोल्स और ऑब्जेक्टिव दैट ही शी इज ट्राइंग टू अचीव। सबसे पहले एथिकल रीजनिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बात ये कही है कि व्यक्ति को ये डिसाइड करना होगा कि उसके क्या एथिकल गोल है और वो क्या अचीव करना चाहता है, ठीक है। एथिकल डिलेमाज, रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमाज। एक एथिकल डिलेमा के लिए बताया गया है कि ये एक प्रॉब्लम है जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपको एथिकल डिलेमा है तो आपको समझ में नहीं आएगा सही क्या है गलत क्या है, इसीलिए इन चीज़ों में कोई भी चीज़ पूरी तरह सही नहीं होती है, कुछ एक चीज़ सही होती है और थोड़ी कम सही होती है, ये बताया गया। एथिकल डिलेमा कहाँ पर एक्सिस्ट कर सकता है? जब आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव होते हैं, जैसे कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट, मतलब कई सारे आपके इंटरेस्ट हैं, उसमें आपको क्या डिसाइड करना है, एथिकल डिलेमा दे सकता है। कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो इक्वली जस्टिफाई, दोनों ही सही लगते हैं लेकिन समझ में नहीं आता किसको डिसाइड करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, किसी एक डिसीजन से कुछ कॉन्सिक्वेंस, किसी दूसरे से कुछ कॉन्सिक्वेंस, और उसको लेके आप कंफ्यूज रहते हो कि इससे कम नुकसान है, इससे ज़्यादा नुकसान है, ऐसा कुछ करके। रिजॉल्विंग डिलेमा, कुछ स्टेप्स बताए गए एथिकल डिलेमा को कैसे रिजॉल्व करना है। पहले तो जो भी मॉरल इश्यू उसको एक्नॉलेज करना है, उसके बाद कौन कौन लोग उस डिसीजन से इम्पैक्ट होने वाले हैं उसको एसर्टेन करना है, डिसाइड करना है किसके ऊपर असर पड़ने वाला है, फिर उस असर से क्या नुकसान होगा, और अगर उस सिचुएशन से संबंधित कोई और डेटा है तो उसको निकालना है, उस फैक्ट्स को निकालना है। उसके बाद आपको ये टेस्ट करना है कि राइट वर्सेस रॉन्ग के बीच में क्या चीज़ सही रहेगी। उसके बाद आपको राइट वर्सेस राइट की थ्योरी लेकर चलनी। पहले राइट वर्सेस रॉन्ग में राइट निकाल लिया, फिर राइट और लेस राइट कौन सा है वो थ्योरी एग्जाम्पल, जैसे कि आपको भी देखना है कि आपने डिसीजन तो ले लिया कि हम इन लोगों को डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन उसमें लॉयल्टी भी देखनी है, जस्टिस भी देखनी है, मर्सी भी देखनी है कि क्या न्याय हो रहा है, क्या आप दया भावना से देख रहे हो, ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं। जो भी थिंकिंग होगी वो ये देखना है कि लास्ट में जो चीज़ निकल के आ रही है उसमें मैक्सिमम लोगों को फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब आप मान लीजिए 100 लोग परेशान हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तरफ नहीं जाना है, मैक्सिमम पीपल की तरफ जाना है, किसको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिसीजन से आपके फायदा मिल रहा है। रूल बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब जो रूल्स हैं उस हिसाब से जाना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और केयर बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें केयर झलकनी चाहिए, मतलब आप किसी की चिंता के हिसाब से करें। जो अप्रोच होनी चाहिए वो आपकी रीजनेबल होनी चाहिए, परसुएसिव होनी चाहिए। कोई अगर थर्ड वे आउट है सिचुएशन का तो वो भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फिर आपको डिसीजन लेकर उसमें एक्शन लेना चाहिए और दोबारा अपने डिसीजन को रिविजिट करना चाहिए कि कोई गलती होगी तो उसको सही करना चाहिए। A framework for ethical decision making.
क्या डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू फॉलो इमीडिएट, मतलब आपको इमीडिएटली जो इंट्यूशन हो उसको हमेशा फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली अगर आप किसी नई सिचुएशन में फंसे हो, कोई नई अनफैमिलियर सिचुएशन है। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग में 4 फैक्टर्स बताए गए हैं। एक तो क्या डिजायर्ड आउटकम होगा डिसीजन का आपके, उसके बाद क्या आपके पास मीन्स, मतलब क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं उस डिसीजन उस डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए, जो उस डिसीजन के पीछे क्या मोटिवेशन है, आप क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, वो उसके बाद एक रीज़न है। और लास्ट आपका आता है कि क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उस डिसीजन के, ये इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।